पार्क पॉलिसी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2024 में आई है ये, तो इम्पोर्टेंट है। 2024 में आई है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। यूपी की लॉजिस्टिक पॉलिसी भी है, उसी का सब कंपोनेंट स्टार्ट ऑफ है ये यूपी का। ये जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। इसमें टैगलाइन है गति से समृद्धि, यूपी लॉजिस्टिक लीप। गति से समृद्धि, यूपी लॉजिस्टिक्स लीप। द पॉलिसी एम्स टू पोजीशन उत्तर प्रदेश एज इंडिया लीडिंग लॉजिस्टिक, सब में वही था, लॉजिस्टिक हब। इंडिया का हब बनाना है इसको, लीडिंग लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पॉलिसी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इंडिया उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2024। एम क्या है इसका? टू पोजीशन उत्तर प्रदेश एज इंडिया लीडिंग लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब। लीडिंग लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग हब, फैसिलिटेटिंग seamless freight movement, facilitating seamless freight movement, और reducing logistics cost and integrating road, rail, water, air connectivity for industrial acceleration। इसमें क्या बनाना है? यूपी को बनाना है इंडिया का लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब बनाना है। और इससे क्या होगा कि सीमलेस फ्रेट मूवमेंट होगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी से। सीमलेस फ्रेट मूवमेंट होगा, लॉजिस्टिक कास्ट रिड्यूस होगी, और इंटीग्रेटिंग रोड, रेल, वाटर, एयर। मल्टी मॉडल को वही मतलब है कि इंटीग्रेशन होगा। एक तो मेन जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इंटीग्रेट कर देगा मल्टी मॉडल रोड, डिफरेंट मोड्स को इंटीग्रेट करेगा। जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, और वाटर एयर हो गई। और इंटीग्रेशन की वजह से लॉजिस्टिक कास्ट रिड्यूस होगी और सीमलेस फ्रेट मूवमेंट होगा, सब एक से ही लिंक है। जैसे इंटीग्रेशन होगा उससे होगा लॉजिस्टिक कास्ट रिड्यूस होगी, और रिड्यूस लॉजिस्टिक कास्ट से सीमलेस फ्रेट मूवमेंट होगा। तो मेनली यही है, इंटीग्रेट करना है। और इंडिया, इसको इंडिया का हब बनाना है। तो ये दो पॉइंट हो गए मेनली। फ्रॉम वाराणसी फ्रेट विलेज टू नोएडा से एयर कार्गो, उत्तर प्रदेश मूव्स द नेशन। नोएडा का एयर कार्गो है और वाराणसी का फ्रेट विलेज। उत्तर प्रदेश मूव्स द नेशन। इसका विजन क्या है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पॉलिसी का? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, इसका विजन है इनेबल यूपी एज नॉर्थ इंडिया लॉजिस्टिक्स नर्व सेंटर। चलो, आपके बाद यहाँ गया लॉजिस्टिक नर्व सेंटर। टारगेट क्या है इसका, ये देखेंगे हम, ध्यान रखेंगे टारगेट क्या है। 2030 तक डेवलप करना है 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विथ 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कास्ट को बाई 8% ऑफ जीडीपी, जो नेशनल पॉलिसी का टारगेट है। तो डेवलप करना है 15 मल्टी मॉडल पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और उसमें है 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट मिला है इसके लिए 20,000 करोड़। और लॉजिस्टिक कास्ट को रिड्यूस करना है अप टू द लेवल ऑफ 8% ऑफ जीडीपी। खत्म, यही मेन पॉलिसी का वो टारगेट है कि 15 मल्टी मॉडल पार्क डेवलप करना। मेन टारगेट तो यह है कि लॉजिस्टिक कास्ट को रिड्यूस करना है, 8% लाना है जीएसडीपी का। मेन टारगेट ये है। इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे विद 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और टारगेट है 8% ऑफ जीएसडीपी ले आना है। अब कोर इसमें क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के? ये इसमें होता है कार्गो टर्मिनल बनाया जाता है फॉर ड्राई बल्क पेरिशेबल एंड ई कॉमर्स कार्गो। कार्गो टर्मिनल बनाए जाते हैं, मल्टी मॉडल यार्ड्स बनाए जाते हैं रोड, रेल, एयर और इनलेट वाटरवेज इंटरफेस के लिए, मल्टी मॉडल यार्ड्स। और बॉन्डेड वेयर हाउस एंड कोल्ड चेन बनाई जाती हैं। लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स बनाई जाती हैं। लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स में हो गया लेबलिंग, पैकेजिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग।
प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में। ड्रेनेज, पावर, इंटरनेट, पार्किंग, फ्यूल, फ्यूल एंड ट्रक रिपेयर स्टेशन, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा मल्टी मॉडल पार्क पे। क्या क्या अवेलेबल रहेगा प्लग एंड प्ले मॉडल में? एक ड्रेनेज अवेलेबल रहेगा, पावर अवेलेबल रहेगा, इंटरनेट रहेगा, पार्किंग रहेगी, फ्यूल और ट्रक रिपेयर स्टेशन रहेंगे। तो ड्रेनेज रहेगा, पावर रहेगा, इंटरनेट रहेगा, फ्यूल एंड पार्किंग पार्किंग रहेगी, फ्यूल और ट्रक रिपेयर स्टेशन रहेंगे। और डिजिटल इंटीग्रेशन करेंगे। इसको कैसे करेंगे? पोर्ट, रेलवे, कस्टम, ट्रेड पोर्टल्स, जीएसटीएन, एक्सपोर्ट फैसिलिटेटर, ये सब डिजिटली इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर इसका क्या है? जोनिंग और लोकेशन रिस्ट्रिक्ट। हमने देखा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या होते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के। उसमें एक होता है, पहले कार्गो टर्मिनल होता है, मल्टी मॉडल यार्ड्स होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज और कोल्ड चेन्स होती हैं, लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स होती हैं जिसको LMV बोला जाता है, लास्ट माइल वैल्यू एडिशन, LMVA, लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स, LMVAU, लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स होती हैं जिसमें लेबलिंग, पैकेजिंग और लाइट मैन्युफैक्चरिंग तक किया जाता है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में क्या क्या चीजें आती हैं, ये क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो हो गया पहला आपका कार्गो टर्मिनल, वहाँ रहेगा। मल्टी मॉडल यार्ड रहते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस और कोल्ड चेन रहेंगी। लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट भी रहती हैं जो पैकेजिंग वगैरह करती हैं और लाइट मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़े तो वो भी करती हैं। और ये प्लग एंड प्ले मॉडल पे बेस होता है, सारी फैसिलिटीज रहेंगी, ट्रेन, पावर, इंटरनेट, फ्यूल, ट्रक रिपेयर स्टेशन। आप वहाँ जाइए और स्टार्ट करिए बस। डिजिटल इंटीग्रेशन करेंगे रेल डिफरेंट पोर्टल से। ये इसको कंपोनेंट हो गए। अब जोनिंग और लोकेशन स्ट्रेटजी क्या है? प्रायोरिटी जोन्स इसके हैं नियर मल्टी मॉडल पार्क जो बनाएंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, इसके प्राइमरी जो प्रायोरिटी एरिया जोन्स जो हैं वो एक्सप्रेस वेज रहेंगे, नियर एक्सप्रेस वे, डिफेंस डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे, डिफेंस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज। वाटरवेज में नेशनल वाटरवे 1। अब फोकस ऑन नोएडा, गाजियाबाद, इधर वेस्ट में हो गया नोएडा गाजियाबाद, कानपुर उधर हो गया, ईस्ट में गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, चित्रकूट हो गया। तो ऐसे देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी ये हो गया। ये अगर यूपी हो गया तो ये हो गया आपका गाजियाबाद, ये हो गया नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा के बाद आपका आएगा गाजियाबाद, नोएडा के बाद सीधा आप कानपुर आ जाइए। कानपुर, कानपुर के बाद गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, कानपुर के बाद सीधा यहाँ वाराणसी, और यहाँ पे गोरखपुर हो गया, वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी गोरखपुर, और ये रूट हो गया वाराणसी गोरखपुर। यहाँ पे चित्रकूट हो गया, यहाँ पे चित्रकूट है, चित्रकूट हो गया, चित्रकूट ये हो गया, और झांसी यहाँ हो गया, चित्रकूट झांसी, और बरेली एक है, बरेली, बरेली तो यहाँ से चला जाएगा बरेली। ये प्रायोरिटी ये यहाँ पे मेनली फोकस है। कहाँ है फोकस? ये हो गया बरेली, ये हो गया गाजियाबाद, ये हो गया नोएडा, ये हो गया कानपुर, और आपका ये हो गया बनारस, और ये हो गया गोरखपुर। ये है इधर साउथ में हो गया चित्रकूट, और ये हो गया झांसी। साउथ में हो गया झांसी, चित्रकूट, और ना इधर से ईस्ट से करके गोरखपुर से बनारस आएंगे, बनारस से आए अपन कानपुर, कानपुर से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बरेली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 उस पे फोकस है। प्रायोरिटीज एरियाज हो गए अपने नियर एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो अपना गया है ईस्ट वेस्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वो कानूनपुर से गया, वहीं सब एरियाज हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, और वाटरवेज हो गया। तो मेनली अपन ये देख रहे हैं कि इसका जो प्रायोरिटी एरिया वाटरवे है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, बाकी एक्सप्रेस वे वगैरह भी हैं।
ये इन पे फोकस है जो हमने ऊपर देखा। तो इसमें प्रयागराज भी था एक जो हमने मिस कर दिया, प्रयागराज। जीआईएस बेस्ड मैपिंग होगी ऑन फॉर लैंड एंड कार्गो फ्लो एनालिटिक्स। जीआईएस बेस्ड मैपिंग होगी फॉर एनालिटिक्स। अब इसमें देखते हैं इंसेंटिव्स क्या हैं डेवलपर्स के लिए। वही है, कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी में है, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन होता है 100% है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर है, सेम चल रहा है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, और लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है अंडर 1 करोड़ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फॉर ट्रेनिंग सेंटर्स। ये थोड़ा अलग है, ये याद रखा जा सकता है कि लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट होगा। लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है 1 करोड़ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, हर एक पे एक ट्रेनिंग सेंटर होगा। लैंड अलॉटमेंट की बात करी जाए तो वही है, लीज पे देंगे सब्सिडाइज रेट पे। अब इसमें देखते हैं कि इसका पीपीपी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो नोडल एजेंसी इसकी है यूपी सीडा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। यूपी सीडा का फुल फॉर्म क्या है? यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी सीडा का फुल फॉर्म, यूपी सीडा, यूपी सीडा, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ सही है। यूपी सीडा का इसकी जो है ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी सीडा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल तो हो गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में, और उसको सहयोग देगा डिफरेंट तरह का उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको सहयोग देगी, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है ये प्रोजेक्ट मेनली। इसमें फिर हाई लेवल इम्पावर्ड कमेटी, चीफ सेक्रेटरी अप्रूव करते हैं, वो सही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है वाया निवेश मित्रा, ये भी हमने देखा है कि सिंगल विंडो क्लियर बाय निवेश मित्रा है, और डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक कमेटी होती है फॉर कोऑर्डिनेशन। तो इसमें अब अगला क्या है कि स्पेशल पर्पज जोन्स, स्पेशल पर्पज जोन्स विथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो इसमें है बॉन्डेड वेयर हाउस, हमने आगे देख लिया था, कोल्ड स्टोरेज, एग्री लॉजिस्टिक, आईटी डिजिटल ऑपरेशन ब्लॉक, रिपेयर एंड रीजनेबल, रिपेयर और असेंबली जोन्स होते हैं, ई कॉमर्स और रिटेल फुलफिलमेंट जोन्स होते हैं, एमएसएमई एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्लस्टर्स होते हैं, जो हमने बोला था वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग के लिए होता है लास्ट में। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन में चैलेंजेस पहले देखेंगे कि एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है, इसको मेनली खास करके इन बैकवर्ड रीजन्स में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 20,000 करोड़ के उससे बनाना है, जिससे कि लॉजिस्टिक का ड्रॉप होकर 8% जीएसडीपी का हो जाए। तो ये डिले हो रहा है बैकवर्ड एरिया में, रेगुलेटरी ओवरलैप है, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, और मॉनिटरिंग लास्ट माइल लिंकेजेज है, नीड फॉर प्राइवेट लॉजिस्टिक पार्टनरशिप, कुछ प्राइवेट लोग आ नहीं रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि मल्टी मॉडल सिनर्जी होगी एयर रेल और रोड, हमने आगे देख लिया सब, जनरस इंफ्रा कैपिटल इंसेंटिव स्किल है, ठीक है, हमने सब पॉलिटी में तो हम सब ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो यूपी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2024 का एक गेम चेंजर है फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, एंकरिंग मेक इन यूपी एंड मेक फ्रॉम यूपी इन ए सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट मैनर। भारत की सप्लाई चेन, उत्तर प्रदेश का बैकबोन। इसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश का वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी ये ब्रॉडर टर्म है, लॉजिस्टिक में अपना मल्टी मॉडल भी आ जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये 22 में आ गई थी, अब वहां से इन्होंने निकाल के लाए हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2024। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या टेक अवेज है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी के। टेक अवेज ये है मेनली कि अपन को इंटीग्रेट करना है क्या, मल्टीपल मोड्स जो होते हैं, रोड हो गया, रेल हो गया, वाटर हो गया, एयर, ये इतने ट्रेवल के मोड हैं। तो मल्टी मॉडल बनाने का मतलब इन सबको मल्टीपल मोड्स को इंटीग्रेट करना है। उससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, टारगेट है कि 8% लाना है रिड्यूस करके, और रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होने से सीमलेस प्राइवेट मूवमेंट होगा, और मेक इन यूपी, मेक फ्रॉम यूपी दोनों प्रमोट किए जा सकते हैं। यूपी को नॉर्थ इंडिया का लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहते हैं। इसमें टारगेट जो क्या है, टारगेट्स ये हैं कि आपको 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने हैं विद 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। मेन एम क्या है कि अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करके लाना है 8% ऑफ जीएसडीपी।
कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या होते हैं मल्टीमेटल लॉजिस्टिक पार्क के? एक कार्गो टर्मिनल होना चाहिए, मल्टी मॉडल यार्ड्स होने चाहिए, बॉन्डेड वेयर हाउसेज और कोल्ड चेन्स होनी चाहिए। और ये हमने देखा था लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स होती हैं जो लेबलिंग, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ये मेनली एमएसएमई के लिए, क्योंकि उनके पास खुद का होता नहीं है। तो लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स होनी चाहिए। हमने देखा कार्गो टर्मिनल, मल्टी मॉडल यार्ड्स, बॉन्डेड वेयर हाउस एंड कोल्ड चेन, लास्ट माइल वैल्यू एडिशन यूनिट्स होनी चाहिए। और ये काम करता है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पे। डिजिटल इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके कंपोनेंट हो गए। हमने जो देखा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कंपोनेंट हो गए वो। प्रायोरिटी एरियाज क्या है? हमने प्रायोरिटी एरिया में मैप के थ्रू देखा था, एक बार फिर देखेंगे मैप के थ्रू। ये हो गया यूपी का मैप। तो स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ मेरठ हो गया, तो यहाँ कहीं गाजियाबाद है। ये गाजियाबाद हो गया, ये नोएडा हो गया। गाजियाबाद नोएडा के बाद अपन आएंगे कानपुर। कानपुर के बाद जाएंगे अपन प्रयागराज एंड देन बनारस। प्रयागराज एंड बनारस, प्रयागराज बनारस, बनारस से अपन चले जाएंगे गोरखपुर। और इधर गाजियाबाद से चले जाएंगे अपन बरेली। तो ये हो गया पूरा आर्क। इसकी खासियत ये है कि मेनली ये लाई करता है ऑन द वाटरवे नंबर 1। ये वाटरवे यहाँ से हो गया क्या अपना वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये इधर चला जाएगा वाटरवे 1। ये लाई करता है वाटरवे 1 पे। और अपना जो वो डिफेंस वो का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ईस्टर्न वेस्टर्न। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डिफेंस उन पे लाई करता है। तो ये हमने देख लिया, एक ये हो गया। दूसरा इसमें एक यूनिट है कि जो चित्रकूट से झांसी तक है। तो टोटल कितनी सिटीज हो गए जहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे? वैसे तो प्लान है मेनली 18 बनाने का, 15 बनाने का। तो ये पे हमने सन देख लिया, एक ये हो गया, दो हो गया, एक हो गया चित्रकूट, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर। कानपुर के बाद इलाहाबाद, और ये हो गया बनारस या वाराणसी, और ये हो गया गोरखपुर। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 टोटल हो गए जो इन पे जहाँ पे फोकस है। टोटल इनको बनाने 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं। इनका फोकस जो है वो है एक्सप्रेस वे पे, डिफेंस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पे और वाटरवेज पे, और एयरपोर्ट जहाँ पे है। उसमें हमने देख लिया नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, झांसी, प्रयागराज, बरेली। और ये सबका जीआईएस बेस्ड मैपिंग किया जाएगा जिससे एनालिटिक्स करी जा सके, कार्गो फ्लो एनालिटिक्स की जा सके। बाकी ये सारी चीजें सब में सेम है। कैपिटल सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। हम कैपिटल देंगे, फिर इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्स करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्स करेंगे, और ये स्टैम्प ड्यूटी 100% एग्जाम कर देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेव ऑफ करेंगे, वो भी 100%। इसमें एक अलग है कि लॉजिस्टिक स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी देंगे, 1 करोड़ देंगे। ट्रेनिंग सेंटर सभी जगह खोले जाएंगे जितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे सब पे। 1 करोड़ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फॉर ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट। बाकी इसमें पीपीपी में या गवर्नेंस इसका जो इसको इम्प्लीमेंट करता है यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी सीडा। बाकी इसका सिंगल विंडो क्लियरेंस है थ्रू निवेश मित्रा, और डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक कमेटी कोऑर्डिनेट करती हैं। मेनली ये था, चैलेंजेस में कुछ खास नहीं है, वही है जो नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं। अब अगर देखें उत्तर प्रदेश की ये 2024 में आई थी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब आते हैं अपन उत्तर प्रदेश का जो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी है, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 वाली। तो पॉलिसी का एम क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है यूपी को इंटू नेशनल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब, सेम वही चीज, बाय प्रमोटिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उसका भी टारगेट, उसी का मेन ही टारगेट वही है। मल्टी मॉडल वेयर, अब ये वेयर हाउस का इसमें मेन फोकस रहेगा, क्वालिटी स्टोरेज करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है वहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक बिजनेस करना है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल दोनों का ओवरलैपिंग है, ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड है बस। अब आते हैं अपन की किसका, इसका टैगलाइन है कि फ्रॉम फार्म्स टू फ्रेट, फार्म से फ्रेट तक, और वेयर हाउस से वाटरवेज तक। फार्म से फ्रेट तक, वेयर हाउस से वाटरवेज तक, यूपी पावर्स इंडिया सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म्स टू फ्रेट एंड वेयर हाउसेज टू वाटरवेज।
इसका विजन क्या है? विजन है कि बिल्ट एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम इन उत्तर प्रदेश। ऑब्जेक्टिव है कि कट लॉजिस्टिक कॉस्ट, टाइम, क्रिएट इंफ्रा अक्रॉस एयर, रेल, रोड, वाटर, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है हमको। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग पॉलिसी, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसमें स्टडी के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव क्या है कि ड्राई पोर्ट्स जो हैं और इंटीग्रेटेड वो है पोर्ट्स हैं जो भी है उनको, उसमें है मुरादाबाद, कानपुर, दादरी ऑपरेशनल हैं, और बोराकी बोराकी वाराणसी अंडर डेवलपमेंट है ड्राई पोर्ट में, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, चेक ड्राई पोर्ट जो भी है, आईसीडी। आईसीडी इन लॉजिस्टिक्स, आईसीडी इन लॉजिस्टिक्स। इनलैंड कंटेनर डिपोट, ये ड्राई पोर्ट या आईसीडी को बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो वो ड्राई पोर्ट जैसा ही होता है, सेम है, दोनों सिमिलर समझो। ड्राई पोर्ट्स और आईसीडी का मतलब हो गया इनलैंड कंटेनर डिपो। तो हो गया ड्राई पोर्ट्स और इनलैंड कंटेनर डिपोट में मुरादाबाद में बन गया है, कानपुर में बन गया है, दादरी में बन गया है, ऑपरेशनल है, और बोराकी और वाराणसी में अंडर डेवलपमेंट है। तो ये याद रखते हैं अपन, कहाँ बन गया है ड्राई पोर्ट्स और इनलैंड कंटेनर डिपोट। मुरादाबाद में बन गया है, मुरादाबाद, कानपुर और दादरी में बन गया है, और बोराकी और वाराणसी में अंडर डेवलपमेंट। ट्रेड कॉरिडोर जो है ये 75%, 57% ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी में, 57% ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी में ये इंटरसेक्ट करता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी। तो दादरी अपना हब पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और इनलैंड वाटरवेज में 1100 किलोमीटर ऑफ नेशनल वाटरवे टर्मिनल इन वाराणसी, गाजीपुर एंड प्रयागराज। 1100 किलोमीटर नेशनल वाटरवे का वन का है, ये प्रयागराज से शुरू होता है और गाजीपुर होते हुए वाराणसी होते हुए गाजीपुर तक जाता है। एक्सप्रेस वेज में बता बात करिए, टोटल 13 हैं, 6 कंप्लीटेड हैं, 7 अपकमिंग हैं। और एयरपोर्ट की बात करिए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडिंग जेवर, और 15 डोमेस्टिक हैं, 5 इंटरनेशनल और 15 डोमेस्टिक। तो ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो आगे देखते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट क्या है? यूपी होल्ड 39.84% ऑफ इंडिया कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। भाई शाबाश। कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है इंडिया की, उसका 40% यूपी में है, लगभग 40%। और इनकरेज इनकरेज करता है कि रेल encourages retail linked warehouses with grading, testing and lab sorting। तो वेयर हाउसिंग पॉलिसी जो है उसमें है कि रिटेल लेड रिटेल लिंक्ड वेयर हाउस विद ग्रेडिंग, टेस्टिंग एंड लैब सॉर्टिंग। ग्रेडिंग, टेस्टिंग, लैब्स एंड सॉर्टिंग। ग्रेडिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए, और सॉर्टिंग होनी चाहिए। ये वेयर हाउसेज में होना चाहिए, ग्रेडिंग, टेस्टिंग लैब्स और सॉर्टिंग। और ये रिटेल लिंक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 40% है ऑफ द स्टेट। और फोकस ऑन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। मॉडर्न लॉजिस्टिक्स हब्स अलोंग यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेस है आगरा, है अपना दिल्ली से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे, ट्रांस गंगा सिटी एंड प्लास्टिक एंड जर्मन पार्क, गारमेंट पार्क। तो मॉडर्न लॉजिस्टिक हब कहाँ कहाँ है? अलोंग यमुना एक्सप्रेसवे, ट्रांस गंगा सिटी, प्लास्टिक एंड गारमेंट पार्क्स। अब अपन देखते हैं कंप्रहेंसिव प्लानिंग क्या है इसमें। ये पॉलिसी जैसा कम, इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इंटीग्रेटेड स्टेट लॉजिस्टिक प्लान, सिटी लॉजिस्टिक प्लान फॉर स्मार्ट सिटी, 7 स्मार्ट सिटीज। अलाइनमेंट विद प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
पाइपलाइन विथ 20 मैंडेटरी एंड 27 ऑप्शनल लेयर्स। और इसमें है डेडिकेटेड स्टेट लॉजिस्टिक्स सेल है, सिटी कमिटीज हैं, कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स हैं। ग्रीन और स्मार्ट लॉजिस्टिक की बात करी जाए तो प्रमोट्स करता है सोलर लॉजिस्टिक्स, ईवी चार्जिंग, ईवी चार्जिंग एंड आईओटी इंटीग्रेशन। ग्रीन और स्मार्ट लॉजिस्टिक में ये सब करते हैं, सोलर लॉजिस्टिक, ईवी चार्जिंग, आईओटी एंड एआई इंटीग्रेशन, ब्लॉक चेन। और एडॉप्शन ऑफ एटीएमएस, माइन मित्रा, वे इन मोशन, ई चालान सिस्टम। इनकरेज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमेशन, मटेरियल हैंडलिंग, एआई फॉर कार्गो। स्किल एंड इनोवेशन की बात करी जाए तो 688 प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, 12 गवर्नमेंट ड्राइवर स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। फाइनेंशियल एड फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फाइनेंशियल एड फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और सब्सिडीज की बात करी जाए, सब्सिडीज फॉर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड ड्राइवर ट्रेनिंग। सब्सिडीज फॉर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड ड्राइवर ट्रेनिंग, अप स्किलिंग एंड ड्राइवर ट्रेनिंग। अब देखते हैं पॉलिसी इंसेंटिव्स क्या है। वेयर हाउस, साइलो या कोल्ड चेन, कैपिटल सब्सिडी 15% है। अदर की बेनिफिट में क्या दे रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वेवर दे रहे हैं, वही यार 10 ईयर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन, क्वालिटी सर्टिफिकेट, कॉस्ट ट्रेनिंग, सब में वही डालेंगे अपन, सब में डालेंगे, कैपिटल सब्सिडी डालेंगे, लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी डालेंगे, स्टैम्प ड्यूटी सब्सिडी वेवर डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर डालेंगे। ये 4 चीजें तो हो ही गई सब में। और आईसीडी मतलब इंटरनल कंटेनर डिपोट, या ये सब जो चीजें हैं, ड्राई पोर्ट्स वगैरह हैं, उसमें 25% सब्सिडी दे रहे हैं। फुल स्टैम्प ड्यूटी वेवर इसमें भी है। लॉजिस्टिक पार्क में क्या है कि स्पेशल एफएसआई नॉर्म्स हैं, 30% नॉन लॉजिस्टिक लैंड यूज अलाउड, और प्रेफरेंशियल लैंड एलोकेशन। ठीक है, सब में ये इतना ही अपन लिख देंगे, कैपिटल सब सारी चीजें सही है। यूपी सीडा जो है ये भी हमने देखा था कि ये जो 2024 वाली पॉलिसी है मल्टी मॉडल वाली प्लस पार्क वाली, वो भी यूपी सीडा कर रहा है टू प्रमोट जोन नियर एक्सप्रेस वे। जो जोन बन रहे हैं हमने देखा है, जेवर एयरपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इनलैंड पोर्ट के अराउंड। फास्ट ट्रैक लैंड एलोकेशन और गवर्नमेंट टू बिल्ड अप्रोच रोड, ये बनाएंगे अप्रोच रोड, ये मेन रोड जा रहा है, अप्रोच रोड ये होता है यहाँ पहुंचने के लिए, फिर यहाँ से निकल जाता है। अप्रोच रोड, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्राइसिंग। चैलेंजेस में देखेंगे लैंड पूलिंग इशू आ रहा है आउटसाइड नोटिफाइड एरियाज में, और एग्जीक्यूशन ऑफ ड्राई पोर्ट्स स्लोअर है देन एक्सपेक्टेड। मॉनिटरिंग एफएसआई चैलेंज एंड प्रोजेक्ट आउटकम्स। तो उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 इज ए गेम चेंजिंग ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी efficient एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक बैकबोन, क्रूशियल फॉर 1 ट्रिलियन जीडीपी विजन। और ये फ्रॉम गति शक्ति टू निवेश मित्रा, यूपी डिलीवर्स लॉजिस्टिक निर्माण विथ स्पीड एंड स्केल। अगला होगा अपना उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023। उससे पहले अपन एक बार इसको रिवाइज करेंगे और इसमें की चीजें ही देखेंगे अगर कुछ है तो। ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इधर सब बोल बच्चन, इनको डेवलप करना है वेयर हाउस, और लॉजिस्टिक्स में इनको डेवलप करना है ड्राई पोर्ट्स और इंटरनल कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो। वही सब उसमें फायदे तो वही हैं कि कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, कट लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्रिएट इंफ्रा फॉर इंटर, वही सेम चीजें हैं। अब इसमें अगर कुछ फैक्ट्स हैं जो पूरे पॉलिसी में देखने को मिलेंगे, ड्राई पोर्ट जो इंडिया में है, ड्राई पोर्ट या आईसीडी इंटरनल एंड इनलैंड कंटेनर डिपो जो डेवलप हो चुके हैं वो मुरादाबाद, दादरी और कानपुर। तो अगर हम दादरी का हम लोग देखें तो दादरी में, ये दादरी यहाँ पे है मेरठ के पास थोड़ा, मेरठ और उसके बीच में, मेरठ और गाजियाबाद के बीच में साइड। तो दादरी से ऐसे जाता है, यहाँ से ईस्टर्न कॉरिडोर भी आता है, कानपुर से होकर जाता है ईस्टर्न, आगरा कानपुर से होकर जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और यहीं से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जाता है। और दादरी एक हब हो गया है
तो दादरी हमने देख लिया कि यहाँ पे इनलैंड पोर्ट या ड्राई पोर्ट बन चुका है। दादरी के बाद कहाँ पे बना? मुरादाबाद, यही मेरठ के पास। एक मुरादाबाद में है, दादरी हो गया, मुरादाबाद हो गया, दादरी, मुरादाबाद और कानपुर। कानपुर अपना तो कानपुर किंग है, हर चीजें यहाँ पे, सारी ट्रांसपोर्ट की चीजें यहाँ पे है। दादरी, मुरादाबाद, कानपुर, 3 जगह बन गया है, और वाराणसी और बुराकी पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे ऑपरेशनल है अभी। और फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करी जाए, 50, ये जो 57% ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने देखा, वो यूपी में लाई करता है। और 1100 किलोमीटर नेशनल वाटरवे का यूपी में लाई करता है, प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया तक जाता है, तो वाराणसी और गाजीपुर भी इसी में आते हैं। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी से होकर जाता है, हमने देखा। एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 13 हैं, तो उसमें 6 कंप्लीट हो गए हैं, 7 मतलब 6, 13 प्रपोज हैं, 6 कंप्लीट हो गए हैं, 7 अभी में इन उसमें है, ऑपरेशन अपकमिंग आ रहे हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 हैं टोटल, और डोमेस्टिक 15 हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यूपी जो है 40% ऑलमोस्ट कोल्ड चेन कैपेसिटी है पूरे इंडिया की, यूपी में अकेले। और जो इनकरेज कर रहे हैं वो रिटेल लिंक वेयर हाउसेज को इनकरेज करा रहा है, जिसमें ग्रेडिंग हो, टेस्टिंग हो और सॉर्टिंग हो। ये सब हम देख चुके हैं। और ये इसका जो लाइन है वो पीएम गति शक्ति के लाइन पे है, पीएम गति शक्ति नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन पे भी आधार पे ये प्लान किया गया है। बाकी सब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट लॉजिस्टिक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। सब्सिडी वगैरह की बात करी जाए तो वही सेम चीजें सब्सिडी दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कैपिटल सब्सिडी। बाकी ठीक है चीजें। अब इसमें हम अपना आएंगे, अगला है इसका पॉइंट, उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023 की। उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023। तो टाउनशिप पॉलिसी क्या है कि प्लान ग्रोथ और लिवेबल सिटीज, SDG 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो इसमें है कि प्लान्ड ग्रोथ एंड लिवेबल सिटीज, स्मार्ट अर्बनाइजेशन फॉर राइजिंग यूपी। ये बोल रहे हैं कि द पॉलिसी प्रमोट्स वेल प्लान्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल टाउनशिप, वेल प्लान्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल टाउनशिप थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वेल प्लान्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल टाउनशिप थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनकरेज कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन एमिनिटीज एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टिकुलरली इन पेरी अर्बन। पेरी अर्बन मतलब अर्बन का जस्ट सराउंडिंग एरिया, ये हो गया पेरी अर्बन, एंड टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। ये छोटी छोटी जो सिटी होती है, ये दिल्ली हो गया टायर 2, टायर 3 में अपना आ गए अलीगढ़, अलीगढ़ वगैरह टायर 2 हो गए। और उससे छोटी जो हैं वो बागपत वगैरह हो गए टायर 3। ये टायर 1 हो गया, ये टायर 2 हो गया, या टायर 3 हो गया। तो ये पेरी अर्बन एरिया हो गया, जस्ट दिल्ली के बगल वाला। तो इनका फोकस है पेरी अर्बन एरियाज में, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। तो और मेनली इसमें जो हमको ध्यान रखना है कि इनका फोकस है थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये पॉलिसी जो है टाउनशिप पॉलिसी, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही अभी बात कर रही, तो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है कोई। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, वेल प्लान इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल टाउनशिप। और इन थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनकरेजिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन एमिनिटीज एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पेरी अर्बन, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। तो ये इसका हेड टैग लाइन है, फ्रॉम कियोस्क टू कोऑर्डिनेशन, यूपीज मास्टर प्लान फॉर अर्बन लिविंग। विजन क्या है कि बिल्ड लिवेबल, वॉकेबल एंड सस्टेनेबल अर्बन स्पेसेस। लिवेबल, वॉकेबल एंड सस्टेनेबल, लिवेबल, वॉकेबल एंड सस्टेनेबल अर्बन स्पेसेस। और इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन अर्बन प्लानिंग और इंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबल लैंड यूज इफिशिएंसी एंड ग्रीन ग्रोथ। टाउनशिप क्लासिफिकेशन क्या है, टाउनशिप मस्ट बी विद इन 24 मीटर एसेस रोड, है वाटर पावर एंड सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये है कि इससे 24 मीटर पे ही एक रोड होना चाहिए। अपने टाउनशिप यहाँ पे बना दी, ये टाउनशिप बन गई। ये टाउनशिप है, ये इसका गेट है। तो ये रोड विद इन 24 मीटर होना चाहिए।
24 मीटर विद इन रोड होना चाहिए। और यहाँ पे वाटर वाटर लाइन्स होनी चाहिए, वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर और सीवेज दोनों लाइन्स होनी चाहिए। तो वाटर हो गया, सीवेज हो गया, 24 मीटर के विद इन रोड होनी चाहिए। ये प्राइवेट बिल्डर बना सकता है, इसके लिए रेगुलेशंस हैं। तो मेनली टाउनशिप प्लानिंग ये करती है, रेगुलेशन पुट इन प्लेस करती है जिससे कि प्राइवेट टाउनशिप बनाई जा सके। और सस्टेनेबल सिटी होगी, LWS हमने देखा था, लिवेबल होगी, वाकेबल होगी। वाकेबल मतलब कि एकदम कंजेस्टेड नहीं होगा, बीच में जगह होगी, यहाँ पे पार्क होंगे। और सस्टेनेबल का मतलब वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस होंगे। लिवेबल, वाकेबल एंड सस्टेनेबल। ये है 24 मीटर का एसएस रोड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, पावर होना चाहिए और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डेवलपर की एलिजिबिलिटी देखेंगे, तो जो बिल्डर है उसकी क्या एलिजिबिलिटी और स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओपन टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी कर सकता है डेवलपमेंट, फर्म्स कर सकते हैं, कंपनीज कर सकती है, कोई भी कर सकता है। और मस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड डेडिकेटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाना पड़ेगा आपको, उसमें 26% इक्विटी रखनी पड़ेगी। SPP, आप एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाओ, 26% इक्विटी अलाउ करो। हो सकता है जिन जो घर खरीद रहे हैं उनसे ही ले लो या किसी से भी लो, 26% इक्विटी इसमें होनी चाहिए, 100% आपका नहीं होना चाहिए। और इसमें है कि मिनिमम, मतलब 26% इक्विटी का मतलब सारा लोन नहीं होना चाहिए, 26% आप खुद भी लगा सकते हो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड सप्लाई वही है, फिर बकवास चीज़ों पे क्यों ही जाना। ये है कि प्राइवेट लोग ही बनाएंगे, सरकार इसमें 1 रुपया नहीं दे रही है। और केवल उन्होंने रेगुलेशन प्रोवाइड करा दिया, जो अभी हमने देखा कि सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और बाकी ये रेगुलेट करेंगे टाउनशिप पॉलिसी में। और ये अलाउड है, कोई भी खोल सकता है, एक टाउनशिप बना सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो। अब इसमें देखते हैं कि इंसेंटिव्स क्या देंगे। वही स्टैम्प ड्यूटी, 100% नहीं लेंगे स्टैम्प ड्यूटी, वेव कर देगा। एक होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज, वो भी 50% रिबेट दे देंगे। और लैंड चेंज इन लैंड यूज जिसको बोलते हैं, CLU, स्ट्रीमलाइन कर दिया है इन्होंने। फ्री कंसेशन, लाइसेंस फीस, ठीक है, वो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब गवर्नेंस और लाइसेंसिंग की बात करी जाए कि ये सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा थ्रू हाउसिंग डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। जैसे नोएडा में हो रहा था नोएडा अथॉरिटी, कानपुर में हो रहा था KDA देखा है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली में हो रहा है तो DDA देखा है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी और वहाँ का हाउसिंग डिपार्टमेंट मिलके रेगुलेट करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू। कोई खास नहीं है, सारे शहरों में ऑलरेडी है ये। तो लाइसेंस होगा, लेआउट प्रपोजल होगा, ग्रीन चैनल्स होंगे, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाए तो उसमें सोलर रूफटॉप जरूरी है, प्रमोशन करेंगे सोलर रूफटॉप का। EV रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चार्जिंग स्टेशन वगैरह आप रोड के किनारे बनाओ अभी से। वाटर हार्वेस्टिंग का सारी बिल्डिंग पे होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सोलर और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। जो जो एक बिल्डिंग कोड में है वही सारी चीजें ला के रख दिया है इन्होंने। इसकी इवेल्यूएशन इसमें क्या देखा जाए कि लैंड एक्विजिशन चैलेंजेज आएंगे, लॉन्ग लाइसेंसिंग टाइमलाइंस हैं, मॉनिटरिंग पोस्ट कंप्लीशन सर्विसेज है, लिमिटेड PPP पुश इन स्मॉलर म्यूनसिपालिटीज है, क्योंकि नहीं आ रहा है कोई प्राइवेट प्लेयर इन स्मॉलर म्यूनसिपालिटीज। तो इसका फायदा क्या है कि ये अर्बन एक्सपेंशन Tier 2 और Tier 3 में हो जाएगा। SDG 11 के लिए हेल्पफुल होगा, सस्टेनेबल सिटीज और लिविंग के लिए। अर्बनाइजेशन अच्छा, अफोर्डेबल, वाकेबल, जो हमने देखा था LWS, लिवेबल, वाकेबल एंड सस्टेनेबल और अफोर्डेबल होगा। और एम्फेसिस ऑन ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यूपी की टाउनशिप पॉलिसी 2023 की है, वो क्रिएट स्ट्रक्चर्ड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग स्मार्ट सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ कंटेन अर्बन हैबिटेट्स, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक वायबिलिटी, ठीक है, सारी चीजें हैं इसमें। इसमें अगर जल्दी से देखें तो इसका क्या याद रखना है, यूपी टाउनशिप जो पॉलिसी है 2023 की, इसमें सारी चीजें हमने देखा था। लीवेबल, LWS याद रखेंगे, लीवेबल, वाकेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज बनाई जाएंगी थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर ही बनाएगा। गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराएगी रेगुलेटरी सपोर्ट। मेनली इसका फोकस होगा पेरी अर्बन, मतलब एयरबन का ये दिल्ली के बगल वाला, या मतलब बड़े शहर के बगल वाला, उसको पेरी अर्बन बोलते हैं। Tier 2 हो गया अलीगढ़, Tier 3 हो गया बागपत, मतलब उससे भी छोटा। इन सिटीज को टारगेट करेंगे, जैसे कि बड़े शहरों में माइग्रेशन रुके। पेरी अर्बन हो गया Tier 2 और Tier 3 सिटीज में। अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह, ठीक है चीजें। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर बनाएंगे, वो भी किसी को भी अलाउड है, इंडिविजुअल भी, आप कंपनी या कंपनी हो या फर्म हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी जा सकता है।
एक स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएट करेगा, उसमें अपना 26% कम से कम फंड लगाएगा, बाकी लोन उन कुछ भी ले सकता है। वो एक बनाएगा, हमने देखा था कैसे कि वहाँ पे ये रोड होना चाहिए विदिन 24 मीटर, सीवेज होना चाहिए और वाटर लाइन होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन स्पेसेज होना चाहिए और वॉकिंग स्पेसेज होना चाहिए, पार्किंग वगैरह सब होनी चाहिए, ठीक। तो वो इंसेंटिव में वही देंगे, स्टैम्प ड्यूटी देंगे, कुछ लैंड में दे देंगे इधर उधर, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस कम कर देंगे, बाकी और इसमें कोई पर्पज नहीं है। अब आते हैं एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और फूड सिक्योरिटी में इसमें कौन सी पॉलिसी है? तो इनकी पहली पॉलिसी है उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रमोशन पॉलिसी। डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन, इनकी है डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी। डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रो तो डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी ही समझ लो, डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी। डेयरी डेवलपमेंट मतलब केवल मिल्क तक हो गया डेयरी डेवलपमेंट। मिल्क प्रोडक्ट्स में अब बहुत कल आजकल स्कोप है, जैसे उसमें हो गया पे प्रोटीन हो गया, या फिर कंडेंस मिल्क हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, पनीर हो गया। तो इसलिए अलग से मिल्क प्रोडक्ट्स इन्होंने लिख दिया, नहीं तो डेयरी डेवलपमेंट में आ जाता है। उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी, इसमें है दूध से समृद्धि और गांव से विकास। उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटिंग 16% ऑफ इंडिया मिल्क प्रोडक्शन, सही है। लॉन्च दिस पॉलिसी टू बूस्ट मिल्क प्रोसेसिंग, डेयरी डेवलपमेंट मिल्क प्रोसेसिंग एंड इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो मोस्ट ऑब्वियस ही चीजें क्या है किसमें की, तो इसमें डेयरी में प्रोसेसिंग को प्रमोट करना है, जैसे मिल्क प्रोसेसिंग हो गया। रूरल डेवलपमेंट तो है ही है, एक्सपोर्ट भी एम ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें प्रमोट करना है, ये भी ठीक है, और उस सबसे होगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और इसका टैगलाइन है फ्रॉम गौशाला टू ग्लोबल मार्केट्स, यूपी डेयरी इकोनॉमी राइजेस। विजन और टारगेट देख लेते हैं। टारगेट में है 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है। ये है कि रेज करना है प्रोसेसिंग फ्रॉम 10% टू 25%, और 65% कैपिटलिटी यूटिलाइजेशन, क्रिएट स्किल डेयरी जॉब्स। हम इतना याद रखेंगे केवल कि प्रोसेसिंग को, मिल्क प्रोसेसिंग को 10% से बढ़ा के 25% करना है। मतलब कि 25% करने पे 65% कैपिटल यूटिलाइजेशन, पता नहीं किस चीज़ का करना है, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट जो लगी है उनका 65% यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं शायद, उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन कि अभी 10% है, उससे बढ़ा के 25% करना है मिल्क प्रोसेसिंग को, यही इसका टारगेट है। कब तक करना है इसमें नहीं लिखा है। क्रिएटेड स्किल और स्किल डेयरी जॉब अपने आप क्रिएट होंगी। कि एरियाज ऑफ सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन से एरियाज में सब्सिडी देंगे, तो ये देंगे ग्रीन फील्ड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में देंगे। मतलब आप नया कोई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो तो उस पर सब्सिडी मिलेगी। और वैल्यू एडेड डेली प्रोडक्ट यूनिट, चीज आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए भी मिलेगी। तो ये होगा कि ग्रीन फील्ड के लिए मिलेगी सब्सिडी, और वैल्यू एडेड के लिए मिलेगी, और कैटल फीड एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के लिए मिले, प्लांट्स के लिए भी मिलेगी। आप फीड अगर उसके लिए बना रहे हो उसके लिए भी मिलेगी, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगी, डेयरी टेक सिस्टम के लिए मिलेगी, और डिजिटाइजेशन के लिए मिलेगी, ठीक है, ऑटोमेशन और एक्सपोर्ट के लिए। तो इतनी चीज़ों के लिए वहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप ग्रीन फील्ड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं उसके लिए मिलेगी, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट यूनिट बना रहे हैं या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं ग्रीन फील्ड, दोनों में मिलेगा। या वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट यूनिट बना रहे हैं, कैटल फीड के लिए कोई कैटल फीड और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट प्लांट के लिए यूनिट बना रहे हैं तो उसका मिलेगा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए मिलेगा, डेयरी टेक सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं जैसे SCADA होता है ट्रेसेबिलिटी के लिए, तो मिलेगा। ये सारी चीज़ों पे आपको सब्सिडी मिलेगी, एरिया सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट। मेजर इनिशिएटिव क्या है सब और सब्सिडी सपोर्ट के लिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, हमने वही देखा कैपिटल सब्सिडी, इन्वेस्ट इंटरेस्ट सब्सिडी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यहाँ पे 10% मिल रही है, वो हम नहीं लिखेंगे कितना मिल रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन में लिख देंगे, ये भी 5% लोन इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। और मार्केट डेवलपमेंट की बात करी है, 25% लॉजिस्टिक्स टू पोर्ट, 25%, ये भी ठीक है। ब्रांडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन है, ये ठीक है, ये ब्रांडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन है, मार्केट डेवलपमेंट, ये जनरिक सी चीजें हैं। मार्केट डेवलपमेंट में इतना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टैम्प ड्यूटी ये सब में आ रहा है, और हम लोगों को लिखना ही है ये दोनों चीजें सब में। ये जीरो, ये पूरी परसेंट एग्जेम्प्ट है, कोई भी पॉलिसी इलेक्ट्रिसिटी स्टैम्प ड्यूटी जीरो। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे, वो होता है सब में स्किल डेवलपमेंट, एक सारी स्किल का सारी इस पॉलिसीज का देखा, स्किल डेवलपमेंट एक कंपोनेंट होता ही है। ट्रेनिंग इन क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, ब्रॉड इम्प्रूवमेंट, अच्छा, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन और ब्रीड इम्प्रूवमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किलिंग फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी PCs and cooperative in tech and finance, delivery by National Dairy Institute and government approved agencies। डिलीवरी ट्रेनिंग की डिलीवरी होगी भाई, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देगा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज भी देंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की बात करी जाए तो इंटीग्रेटेड विद उद्योग बंधु एंड निवेश मित्रा, और प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर एट हेडक्वार्टर फॉर टेक रिव्यू एंड एप्लीकेशन वेटिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग MIS डैशबोर्ड, और PCDF लिमिटेड रिफॉर्म पोस्ट, TPP फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव, मार्केट लिबरलाइजेशन विद फर्स्ट राइट टू मिल्क यूनियंस, एंड रीब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट लिंक मिल्क प्रोडक्शन मार्केटिंग। गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्टेट इम्पोर्ट कमेटी है, अप्रेजल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, उद्योग बंधु बेस्ड लोकल फैसिलिटेशन, टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है। इसके क्रिटिकल इवोल्यूशन की बात करी जाए तो इसमें है, चैलेंजेस क्या है, बुंदेलखंड बेल्ट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रहा है इन बुंदेलखंड बेल्ट, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एंड वेटिंग प्रोसेस, अवेयरनेस गैप है अमंग स्मॉल प्रोड्यूसर, PCDF रिफॉर्म नीड स्ट्रॉन्गर PPP ट्रैक्शन। यूपी की डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 जो है अनलॉक करती है डेयरी सेक्टर पोटेंशियल व क्लस्टर इन्वेस्टमेंट, रूरल स्किलिंग एंड एक्सपोर्ट ब्रांडिंग, लिंकिंग गांव टू ग्लोबल, गाय से गति दूध से धन, यूपी डेयरी ड्राइव 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब अपन देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उससे पहले इसमें एक बार घूम के आएंगे, क्या याद रख सकते हैं। हम तो कहेंगे एग्रीकल्चर, ये जो है डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रमोशन, इसमें पॉलिसी है 2022 की, डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 की है। उसमें मेनली ये याद रखना है कि यूपी जो है 16% मिल्क प्रोडक्शन करता है, और इसका टारगेट जो उनका ये है कि प्रोसेसिंग जो है मिल्क की प्रोसेसिंग को बढ़ा के 10 से 25% करना है, 10 से बढ़ा के 25% करना है, बस यही टारगेट है मेन। और की एरियाज, क्या किन एरिया में सब्सिडी दी जाएगी, आप ग्रीन फील्ड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे या उस कैटल फीड के लिए यूनिट लगाओगे, मिल्क प्रोसेसिंग के लिए लगाओ या कैटल फीड के लिए लगाओ या कुछ वैल्यू एडेड बनाने के लिए लगाओ उसमें से। जैसे यहाँ पे मिल्क बनता है, उससे पहले फीड आएगा, वैल्यू चेन देखा जाता है, फीड, यहाँ पे वैल्यू एडेड है, तो यहाँ पे मिल्क है। आप मिल्क यूनिट लगाओ तो भी आपको मिलेगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूनिट लगाओ तो भी मिलेगा सब्सिडी, और कैटल के फीड बनाने के लिए लगाओ तो भी मिलेगा, तो तीनों के लिए सब्सिडी मिलेगी। और उसके अलावा हमने देखा था कोल्ड चेन के लिए मिलेगी ही, क्योंकि उसको आपको स्टोर करना है, और सारा कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेगी। और ये देंगे क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी स्टैम्प ड्यूटी सब में है, मार्केटिंग डेवलपमेंट और ब्रांडिंग के लिए सपोर्ट देंगे। बाकी जो वहाँ पे स्टाफ इन्वॉल्व है वो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन करे और ब्रीड इम्प्रूवमेंट करे, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और देगा कौन, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट देगा। और इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ठीक है कि इसका जो डेडिकेटेड डेयरी पोर्टल है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है उद्योग बंधु और निवेश मित्रा के थ्रू, और प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, रियल टाइम ट्रैकिंग और MIS डैशबोर्ड है फॉर सब्सिडी एंड प्रोग्रेस। बाकी तो ठीक है चीजें। अब अपन देखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग, उत्तर प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखेंगे अपन, और ये पॉलिसी 2023 की है, आ सकती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023, ये है 2023 की।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 यूपी की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है ब्रिज करती है, वही है, एग्रीकल्चर को ब्रिज करेगी इंडस्ट्री से। और ये एग्रीकल्चर को ब्रिज करेगी इंडस्ट्री से, और ये एक राइजिंग सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है। फूड प्रोसेसिंग में है कि ब्रिजेज एग्रीकल्चर विथ इंडस्ट्री, एमिंग टू इंक्रीज वैल्यू एडिशन, रिड्यूस फार्म पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, सिंपल सी बात है, एंड बूस्ट एक्सपोर्ट एंड प्रमोट एग्रीप्रेन्योरशिप। दस द फोकस इज ऑन स्केलिंग टर्शियरी प्रोसेसिंग, करंटली 6% पे है, टू 20%, अलाइन विथ डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड आत्मनिर्भर भारत। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये अलाइन गोल्स उसके हैं कि डबल करना है इनकम को और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और वो टर्शियरी जो प्रोसेसिंग को 6% से बढ़ा के 20% करना चाहता है फूड प्रोसेसिंग में। टारगेट ये है कि ग्रो सेक्टर जीएसडीपी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग का जो है 8% से बढ़ा के 15% रोल करना है। इंक्रीजेज वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट, तो इसका टारगेट जो हमको दिख रहा है कि टर्सरी प्रोसेसिंग जो है उसको बढ़ा के 6% से 20% करना है, और इसका सेक्टर का शेयर जीएसडीपी में 8% से बढ़ा के 15% करना है। ये दो टारगेट हैं जो हम लोग याद रखेंगे। अब आते हैं रूरल जॉब और एग्री सप्लाई चेन, वो सब चीज़ें हैं हम लोग लिख लेंगे। रूरल जॉब तो होगी, एग्री सप्लाई चेन होगा। की फोकस एरिया जिनके क्या है कि एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग सच एज सीरियल, पल्सेज, ऑयल सीड्स, ठीक है। इनका दूसरा है कि डेयरी हमने देख लिया ऊपर, मीट, फिश, पोल्ट्री वैल्यू चेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पाइसेज, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, R&D, डिजिटाइजेशन, स्टार्टअप मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज माइक्रो प्रोसेसिंग, सब सेम है। कंपोनेंट में क्या है कि कैपिटल सब्सिडी देंगे, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाएंगे, एग्री क्लस्टर इंफ्रा बनाएंगे, 5 यूनिट प्लस, और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करेंगे, रीफर वैन इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी देंगे, सोलर पावर इंटरेस्ट सब्सिडी। हमने देखा कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी हो गई, कोल्ड चेन के लिए सब्सिडी हो गई, एग्री क्लस्टर के लिए हो गई, ठीक है। ईज एम डूइंग बिजनेस रिफॉर्म क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी हमने देखा वो हटा देंगे, ये सीएलयू चार्जेज और डेवलपमेंट फीस हटाएंगे, नो एनो ऑल एनओसी अंडर वन रूफ, निवेश मित्र टाइप से, कंप्लायंस इंस्पेक्शन वाया रिस्क बेस्ड एनुअल प्लान। अब इसमें है कि मंडी फ्री एग्जेम्पशन होगा, मंडी फी एग्जेम्प्ट होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए मंडी फी एग्जेम्प्ट होगी। फॉर डायरेक्ट फार्मर प्रोसेसर ट्रेड इंटर स्टेट ड्राफ्ट प्रोक्योरमेंट। अब आते हैं एक्सपोर्ट और वैल्यू एडिशन बूस्ट कैसे होगा। डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे, जैसे आगरा में आगरा कन्नौज पोटैटो, बुंदेलखंड में दुरुंग व्हीट, और ब्रांडिंग सपोर्ट फॉर प्रोसेस्ड मैंगो एंड पीज एंड गुआवा। यूपी इक्वल टू वन मंडी जोन फॉर सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर सोर्सिंग, इंफ्रा स्टेट सोर्सिंग। और क्या करेंगे ये इंक्लूसिव और रूरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करेंगे, इंक्लूसिव रूरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्लूसिव रूरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये होगा 50% ग्रांट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग, लीवरेज करेंगे एग्रीटेक स्टार्टअप फॉर यील्डिंग forecasting, traceability and market linkage, emphasis on women-led processing ventures and rural infrastructure। क्रिटिकल इकोनॉमिक बैकड्राफ क्या है इसका, तो जीएसडीपी ऑफ यूपी 20.5 लाख करोड़ ये दिखा रहे हैं, एग्री से 5 इतना है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से इतना है, 8% है यही। मगर तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्टेट जीबीए में योगदान जो है 8% है, इसको इनको बढ़ा के टारगेट है 15% करने का इस पॉलिसी के थ्रू। हमने ये देखा था 20% करने का, नहीं नहीं 8 से 15 करने का, ऐसा ही करें 8 से 15 करने का, प्रोसेसिंग को बढ़ा के 6 से 20 करना है, जीएसडीपी को तो 8 से बढ़ा के 15 करना है, सही देखा था हमने। इसमें ये है कि 6% से बढ़ा के 20% करना है, नहीं
हाँ, टर्सरी प्रोसेसिंग, तीनों चीजें यही हो गई। प्रोसेसिंग को बढ़ा के इसका टारगेट ये है, प्रोसेसिंग को, टर्सरी प्रोसेसिंग को बढ़ा के 6% से 20% करना है। और जीडीपी में जो रोल जो है उसको बढ़ा के 8%, फूड प्रोसेसिंग का जो रोल है उसको 8% से बढ़ा के 15% करना है। 8% से बढ़ा के 15% करना है। यहाँ पे 20% करना है। प्रोसेसिंग को 20% करना है, और प्रोसेसिंग का रोल जीडीपी में 15% करना है। तो हम याद रखेंगे 15% और 20%। 15% एंड 20%। 15% क्या करना है जीडीपी में रोल, और 20% क्या करना है प्रोसेसिंग। तो ये दो चीजें याद रहेंगी तो हो जाएगा। 15% हम लोगों को करना है जीडीपी में रोल, और 20% प्रोसेसिंग। बाकी सब बोल बच्चन लिखना है उसमें। और डिस्पाइट रैंक वन इन मिल्क, रैंक वन हमारा मिल्क में है, हमने देखा था। पीज में है, मैंगो, व्हीट में है। यूपी लैक्स इन प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट शेयर। और इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन दिया है, मल्टी लेयर्ड है, इंक्लूसिव इंसेंटिव है, एक्सपोर्ट पुश है, रूरल एग्रीकल्चर इंटीग्रेशन है, वुमेन एसएचजी प्रमोशन है, चैलेंजेस में अप्रूवल है, लैंड पूलिंग का है, अवेयरनेस अमंग रूरल एमएसएमईज है, लिमिटेड डिजिटलाइजेशन एंड क्लस्टर मैनेजमेंट है, कोल्ड चेन पेनिट्रेशन इन ईस्टर्न यूपी नीड पुश। तो द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 empowers rural entrepreneurs, integrates agriculture value chain, and turns production prowess into economic power, paving the way for a हर जिला हर फसल हर उद्योग, हर जिला हर फसल हर उद्योग मॉडल। किसान से उद्यमी, खेत से बाजार, यूपी बनेगा भारत का एग्रो प्रोसेसिंग पावर हाउस। अब देखते हैं डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट वाला मैटर आ जाएगा इसमें। एक बार देख लेते हैं क्या याद रख सकते हैं, क्या टेकअवेज है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यूपी एफपीआई पॉलिसी 2023। तो ये है कि ब्रिज करती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। इसका एम है वैल्यू एडिशन करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इसके साथ एग्रीप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। और इसका टारगेट है कि टर्सरी प्रोसेसिंग जो है उसको हम बढ़ा के टर्सरी प्रोसेसिंग को 6% से 20% ले जाएंगे, और जीडीपी में जो स्टेट के रोल है उसको 8% से बढ़ा के 15% ले जाएंगे। तो जीडीपी के रोल को 15% ले जाएंगे, प्रोसेसिंग को 20% ले जाएंगे। इसका टारगेट है, यही खत्म हो गई पॉलिसी। बाकी इसमें फोकस एरिया सबको पता है क्या होते हैं, कि सीरियल्स को, पल्सेस को, वेजिटेबल फ्रूट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को। और इसमें रोल ले रहे हैं माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का को अलाउड है, वो उन्हीं का हेल्प से किया जाएगा। उसमें फ्री है कैपिटल सब्सिडी, मॉडर्नाइजेशन, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एग्री क्लस्टर की बात करी गई है। अगर 5 से ज़्यादा यूनिट हैं तो वो एग्रीकल्चर क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हो गए, रीफर बैन इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, एक्सपोर्ट फॉरेन सब्सिडी देंगे। ठीक है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन है, हमने देख लिया। और एनओसी वगैरह के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट पोर्टल, इन्वेस्ट यूपी, या फिर वो जो था दूसरा वाला पोर्ट, निवेश मित्रा से मिल जाएगा। सब में लिख देंगे। मंडी फी एग्जम्पशन है इसमें। अब एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन की बात है तो डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे, ये याद रखना है अपन को। डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे। और जैसे आगरा कन्नौज पोटैटो के लिए याद रखेंगे, डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे, याद रखना है। डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे, डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन। और आगरा कन्नौज हो गया। और बुंदेलखंड ध्रुम व्हीट हो गया। और यूपी में इज इक्वल टू वन मंडी जोन, यूपी को पूरे यूपी को वन स्टेट वन मंडी बनाएंगे। मतलब जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं या फिर जो हर्डल्स हैं वो हटाएंगे। तो मेनली इनका है कि वन स्टेट वन मंडी सिस्टम लाएंगे। तो ये हो गया, डिजीज फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे एक्सपोर्ट के लिए, और वन स्टेट वन मंडी फॉर मार्केटिंग, इंक्लूसिव रूरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उन्हीं सबका रोल ले रहे हैं माइक्रो या पीओ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 15 और 20% टारगेट हैं, तो ये याद रखना। 15 किस परसेंट का, 15 जीएसडीपी पर ले जाना है, 8 से बढ़ा के, 6 से बढ़ा के जीएसडीपी ले जाना है। नहीं, 8 से बढ़ा के। अभी एफईआई का रोल है 8%, उसको बढ़ा के ले जाना है 15। और 6 से प्रोसेसिंग बढ़ा के ले जानी है, बीसीएन का टारगेट है फूड प्रोसेसिंग का। बाकी चीज़ें सब बोल बच्चन हैं।
अब आते हैं डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट पे आते हैं। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। उसमें उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30 एक नया आया है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी, ये हमने शायद देखा नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30। इसमें है कि संख्या में संतुलन और विकास में गति। संख्या में संतुलन, विकास में गति। संख्या में संतुलन और विकास में गति। तो इसमें अपन देखेंगे ये framed amid concerns of resource strain, framed amid concerns of resource strain, ये टू चाइल्ड पॉलिसी नाम टाइप से कुछ ले आए हैं इसमें शायद। कंसर्न क्या था? कंसर्न था रिसोर्स स्ट्रेन का। वही जो माल्थुसियन कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन अरिथमेटिक में बढ़ती है, और फूड जो है, फूड अरिथमेटिक में बढ़ता है, पॉपुलेशन जियोमेट्रिक में बढ़ती है। तो एक टाइम के बाद ये हो गया, माल्थुसियन कॉन्सेप्ट है। ये बढ़ रही है अपनी पॉपुलेशन, और ये ऐसे बढ़ता है फूड। एक टाइम के बाद ओवर पास कर जाएगी, फूड शॉर्टेज हो जाएगा, पॉजिटिव चेक्स लग जाएंगे, लोग खुद ही मरमुरा जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि रिसोर्स स्ट्रेन है, राइजिंग इनइक्वालिटी है, अर्बन प्रेशर है। अर्बनाइजेशन में बहुत, अर्बन में बहुत सारे लोग, एरिया में घटवाइजेशन हो जा रहा है, स्लम बन जा रहे हैं। दिस पॉलिसी प्रपोजेज है लेजिस्लेटिव बैक्ड फ्रेमवर्क। पॉलिसी है लास्ट के थ्रू बैक्ड है। फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, हेल्थ केयर इक्विटी एंड टू चाइल्ड नॉर्म, हेल्थ केयर इक्विटी एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। क्या क्या चीजें हैं इसमें? पहला है कि टू चाइल्ड, आप सबको पता है, इसलिए डिस्प्यूट में हम काफी उसमें रहा, न्यूज में रहा है टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए। टू चाइल्ड नॉर्म है इसमें, हेल्थ केयर स्टेबलाइजेशन है, नहीं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये तो हर एक पॉलिसी का फोकस है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। 2000 की पॉलिसी जो है, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी, उसका फोकस है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाई 2045। और उसका मीडियम टू शॉर्ट टर्म में फोकस है उसका IMR वगैरह कम करना, मेनली उसका हेल्थ पे फोकस है। और मीडियम टर्म में फोकस है उसका, शॉर्ट टर्म में तो उसका है कि फोकस कि आप प्रोवाइड करेंगे SS2 कंट्रासेप्टिव, मीडियम टर्म में हेल्थ वगैरह पैरामीटर बेटर करेंगे, और स्टेबलाइज करने का उनका टारगेट 245 है। तो इनका है कि पहला टारगेट है पॉपुलेशन स्टेबलाइज करेंगे, दूसरा एक हेल्थ केयर इक्विटी देंगे। ये दोनों चीजें बिल्कुल समझ में आती हैं, ये थोड़ा वो है, इसका इसका आउटकम पॉजिटिव होगा या नहीं होगा ये डिस्प्यूटेड है। बाकी हेल्थ केयर का आउटकम पॉजिटिव होगा, और ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन गोल होता ही है। इंसेंटिवाइजेशन, टू चाइल्ड नॉर्म इंसेंटिवाइज करा है इन्होंने, और बैलेंसिंग राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस फिर आगे देखते हैं विजन, विजन क्या है इसका। अचीवमेंट, अचीव करना है सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और प्रमोट करना है टू चाइल्ड नॉर्म, इंश्योर करना है हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर असेस, एम्पावर वुमेन यूथ, एम्पावर वुमेन एंड यूथ बाई रिप्रोडक्टिव राइट्स। क्या बात की थी, रिप्रोडक्टिव राइट्स यूपी में, एम्पावर वुमेन एंड यूथ बाय रिप्रोडक्टिव राइट्स। की फीचर्स इसके अगर देख लिया जाए तो वो है कि वॉलेंटरी है, चलो वॉलेंटरी टू चाइल्ड नॉर्म इन्फोर्समेंट, इंसेंटिवाइज वाया मॉनेटरी एंड वेलफेयर सपोर्ट, तो वो तो ऑलरेडी है। इन्फोर्स वाया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट पोस्ट सब्सिडीज एंड इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी, ये वॉलेंटरी कैसे हुआ फिर ये वॉलेंटरी टू चाइल्ड नॉर्म? ये है इन्फोर्स वाया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट पोस्ट सब्सिडीज एंड इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी। डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज का है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट सब्सिडीज एंड इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी, गवर्नमेंट, ये चीजें याद रहेंगी। पॉपुलेशन पॉलिसी आई है 2021 से 30 की।
तो इन्फोर्स कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको, किस चीज़ों से, गवर्नमेंट पोस्ट से, सब्सिडी से, और इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा वो, गवर्नमेंट पोस्ट से, सब्सिडी से एंड इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी से। तो कंप्रहेंसिव इंसेंटिव मॉडल क्या है, इंसेंटिव्स क्या देंगे, दूसरा जो वॉलंटरी फीचर इसका इंसेंटिव करेंगे, वो इंसेंटिव क्या है कि पब्लिक सर्वेंट्स टू चाइल्ड नॉर्म प्लस स्टेरिलाइजेशन, टू एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स है ऐसा बस, टू एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स, सब्सिडी फॉर हाउसिंग, rebate on utility bills, 12 month paternity leave, health insurance plus 3 extra NPS contribution। ये सब क्या है भाई, ये तो तगड़ा हो गया, पब्लिक सर्वेंट अगर दो टू 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 चाइल्ड पॉलिसी नाम अपनाता है प्लस मेल स्टेरिलाइजेशन होता है शायद, पब्लिक सर्वेंट टू चाइल्ड नाम प्लस स्टेरिलाइजेशन, तो उसमें होगा क्या, आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे और 3 NPS के एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इतना लिखने के लिए बहुत है, पब्लिक सर्वेंट को इंसेंटिव्स क्या है, 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, 3 एक्स्ट्रा NPS कंट्रीब्यूशन, आपको रिबेट मिलेगा हाउसिंग सब्सिडी में, और 12 मंथ का मैटरनिटी पैटर्निटी लीव भी मिलेगा। 12 मंथ का तो अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा तो ठीक है। मेनली पब्लिक सर्वेंट को क्या इंसेंटिव दिया गया है कि 3 महीने का NPS कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 महीने का इंक्रीमेंट, 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको, और सब्सिडी पर हाउसिंग रिबेट ऑन यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, ये हो गया वन चाइल्ड फैमिलीज प्रायोरिटी इन एडमिशन, वन चाइल्ड फैमिलीज को एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी, फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, और जॉब प्रेफरेंस फॉर चाइल्ड, एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर पेरेंट। बहुत सही, ये सब तो एकदम भरमार कर दिए हैं। फ्री वन चाइल्ड पॉलिसी में भी प्रायोरिटी इन एडमिशन होगा, फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन होगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हैं, 3 एक्स्ट्रा NPS कंट्रीब्यूशन है, पैटर्निटी मैटरनिटी लीव है, यहाँ पे प्रायोरिटी इन एडमिशन है, फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन है, जॉब प्रेफरेंस है वन चाइल्ड पॉलिसीज के लिए, और BPL कपल्स 1 गर्ल चाइल्ड, 1 टाइम 1 लाख इंसेंटिव। अगर BPL कपल विथ 1 गर्ल चाइल्ड है, 1 टाइम 1 लाख इंसेंटिव है। ठीक है, डिसइंसेंटिव्स क्या है, क्योंकि आप इन एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी, लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए ये डिस्क्वालीफाई करा है इन्होंने, ना कि पार्लियामेंट और MLA MLC के लिए नहीं किया है, लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए किया है केवल। और प्रमोशन इन सर्विस नहीं मिलेगी आपको, और गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेंगी। ये है मेनली कि आपको, पहला तो है कि गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी, अगर आपको जॉब मिल चुकी थी तब आपसे हो गए तो गवर्नमेंट आपको आपको पहले तो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपने उसके पहले आपको 2 बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, अगर आप जॉब में थे उसके बाद आप 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो आपको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जहाँ आम जनता को क्या होगा, कोई वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, मतलब बच्चों को तो नहीं मिलेगा, लेबर और आप लोकल इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे पंचायत के। इसके अलावा प्रमोशन और ये गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेंगी, तो ये सारे डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव में क्या है, BPL अगर कोई कपल है, एक चाइल्ड है उसको, तो 1 लाख उसको मिलेगा, 1 लाख लड़की के लिए, 80,000 लड़के के लिए। और वन चाइल्ड फैमिलीज हैं अगर, तो उनको एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी, फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन है, और जॉब प्रेफरेंस फॉर चाइल्ड एंड एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर पेरेंट्स। ये शायद पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, तो पब्लिक सर्वेंट, दोनों पब्लिक सर्वेंट की बात है कि उनको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे, 3 NPS एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेंगे, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलेगा। तो हमने यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन में देखा, गवर्नमेंट जॉब से, लोकल इलेक्शन से आप डिस्क्वालीफाइड हो, वेलफेयर स्कीम से डिस्क्वालीफाइड हो, और गवर्नमेंट सब्सिडी से डिस्क्वालीफाइड हो। लीगल फ्रेमवर्क और एक्सेप्शन की बात करी जाए, तो मल्टीपल बर्थ की अगर बात की जाए तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टू चाइल्ड काउंट इफ मल्टीपल बर्थ फ्रॉम सेकंड प्रेगनेंसी। वही है, पर किसी का पहला एक बच्चा है, दूसरे में 2 ट्विंस हो जाते हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो उसको 2 ही काउंट किया जाएगा। और डिसेबिलिटी और डेथ, एडिशनल चाइल्ड अलाउड इफ प्रायर चाइल्ड इज डिसेबल और डिसीज। ठीक है, ये भी समझ में आता है। और एडाप्शन क्लॉज ये है कि थर्ड चाइल्ड अडॉप्टेड पोस्ट टू बर्थ इज इक्वल टू वायलेशन।
आपके 2 बच्चे हैं, आपने तीसरा अडॉप्ट कर लिया, ये भी वायलेशन है। और पॉलीगैमी पॉलीआंड्री प्रोविजन में है कि एक्शंस ऑफ स्पाउस से जज इंडिविजुअली फॉर नॉर्म कंप्लायंस नहीं देखेंगे, इसको क्या बोल रहा है। तो ये है कि मल्टीपल बर्थ अगर आपके हो गए, ट्विंस हो गए एक चाइल्ड के बाद, तो आप अलाउड हैं। डिसेबिलिटी और डेथ है तब भी अलाउड है एक्स्ट्रा, एडॉप्शन में नहीं अलाउड है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है इसका? गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें ये है कि गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन में है कि स्टेट पॉपुलेशन फंड जो है टू सपोर्ट प्रोग्राम, स्टेट पॉपुलेशन फंड टू सपोर्ट प्रोग्राम रोल आउट एंड इंसेंटिव्स। स्टेट पॉपुलेशन फंड क्या करेगा? टू सपोर्ट प्रोग्राम रोल आउट एंड इंसेंटिव्स। और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज क्या करेंगी? इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल। और एजुकेशन करिकुलम की बात करी जाए तो पॉपुलेशन अवेयरनेस इन स्कूल सिलेबस। और इंश्योरेंस फॉर स्टेरलाइजेशन फेल्योर 50,000 का मिलेगा। अगर हेल्थ और वेलफेयर की बात करी जाए तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड प्रेगनेंसीज है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्टिव बाय हेल्थ वर्कर्स, और फुल इम्यूनो, ये चीजें हैं जो एक्चुअल में है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ और प्रेगनेंसी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्टिव्स बाय हेल्थ वर्कर्स। और तीसरा है फुल इम्यूनाइजेशन प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर। इनका भी फोकस है, हेल्थ पे फोकस है कि एमएमआर कम करना है, कि फुल इम्यूनाइजेशन करना है, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर देनी है, कम्युनिटी अवेयरनेस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड जेंडर इक्वालिटी। तो कहाँ बात करी है इन्होंने इस चीज़ की, रिप्रोडक्टिव राइट्स की और वुमेन एजुकेशन की? इन सब की बात ही नहीं है इसमें। तो वही तो मेन चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे केवल इन्होंने अपनाया है रिवार्ड और पनिशमेंट अप्रोच अपनाई है, ना कि नजिंग नहीं करी है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी करती है। पॉपुलेशन पॉलिसी अपनी जो है 2000 की, इन्होंने केवल डंडा अपनाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो है कि स्टेट पॉपुलेशन फंड जो है वो सपोर्ट करेगा प्रोग्राम रोल आउट और इंसेंटिव्स, और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज जो है इम्प्लीमेंट करेंगे एट ग्रास रूट लेवल। ये इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के ऊपर है, इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल। और एजुकेशन करिकुलम की बात करें, पॉपुलेशन अवेयरनेस इन स्कूल सिलेबस होगा। इंश्योरेंस फॉर स्टेलाइजेशन, अगर स्टेलाइजेशन फेल होता है 50,000 कंपनसेशन दिया जाएगा। और हेल्थ के बारे में इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन डेथ और प्रेगनेंसी का कंपलसरी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है कंट्रासेप्टिव को बाय हेल्थ केयर वर्कर्स, और फुल इम्यूनाइजेशन करना है, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करनी है, और कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड जेंडर इक्वालिटी। स्ट्रेंथ में क्या ही देखेंगे, पहले इसमें देखते हैं कंसर्न क्या है। राइट्स वर्सेस ड्यूटी डिबेट इन इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21। ये और एक डिक्लेरेशन भी है, यूएन पॉपुलेशन डिक्लेरेशन, वो टू चाइल्ड पॉलिसी नाम के अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल को फ्रीडम होती है कितने चाइल्ड, उनको अपनी फैमिली की ऑटोनॉमी होती है कितना बड़ा उनकी फैमिली बनानी है, तो वो भी उसके भी अगेंस्ट है। ये है पोटेंशियल जेंडर बायस है और सेक्सुअल सिलेक्शन रिस्क हो रखा, अबॉर्शन ज़्यादा हो सकता है वुमेन का या गर्ल चाइल्ड का। और पब्लिक अवेयरनेस रूरल एसेस है की बॉटलनेक है। प्लस में तो आप सब लिख सकते हो, उसमें क्या है, क्लियर इंसेंटिव, रोबस्ट इंसेंटिव, ये लीगल सैंक्शन अप टू चाइल्ड नाम, स्ट्रांग रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिंक, हेल्थ केयर लिंक, करिकुलम इंक्लूजन, जनरेशनल इम्पैक्ट। फॉरेस्ट पॉलिसी अपन नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एक वीडियो में कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी डिटेल, फॉरेस्ट पॉलिसी इन डिटेल 2017 की है ना ये। तो ये है पोस्ट 2017 कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात कर रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 ऑनवर्ड एम्स टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड इनहांस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हमने देखा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मेन फोकस करता है, और इसका रिस्टोर करना है इकोलॉजिकल बैलेंस, रिस्टोर करना है इकोलॉजिकल बैलेंस, इंक्रीज करना है फॉरेस्ट कवर, और इनहांस करना है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन अलाइन विद एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गोल्स 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गोल्स और एसडीजी 13 से अलाइन कर रहे हैं। इससे पहले इसमें अगर कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ था, ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2021 से 30 की, इनका फोकस है टूल चाइल्ड नॉर्म है, हेल्थ केयर इक्विटी और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन,
और इसमें मेन इनका ये है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात ये लोग करते हैं। और ये इनका इन्फोर्समेंट टू चाइल्ड नाम पॉलिसी उसमें है, वॉलंटरली मॉनेटरी इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं, वो एक वॉलंटरी है, एक इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्स ये है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से हो जाएगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी और इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी चली जाएगी। जैसे ये चली जाएगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको, वेलफेयर स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, प्रमोशन इन सर्विस नहीं होगा अगर आपके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए, और गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके 2 चिल्ड्रन हैं और आपने स्टेरिलाइजेशन करा लिया है, तो आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे, 3 एक्स्ट्रा एनपीएस मिलेगा, और 12 महीने आपको मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलेगी। 1 चाइल्ड अगर आपकी फैमिली में है तो आपका फुल फ्री एजुकेशन होगा टिल ग्रेजुएशन, और जॉब प्रेफरेंस में उसको लिया जाएगा, और प्रायोरिटी एडमिशन होगा। अगर बीपीएल चाइल्ड है, एक गर्ल चाइल्ड है केवल, तो उसको 1 लाख इंसेंटिव दिया जाएगा, लड़के के केस में 80,000। ये मेन चीज़ें इसकी थी। और इसमें इसका जो इम्प्लीमेंट देखेगा वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी देखेंगी, इम्प्लीमेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल। और स्टेट पॉपुलेशन फंड इसको सपोर्ट कराएगा, प्रोग्राम रोल आउट और इंसेंटिव्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा स्टेट पॉपुलेशन फंड। ये इतनी चीज़ें थी इसमें। अब आते हैं उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी जो है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहता है, क्लाइमेट एक्शन 13 है, लाइफ ऑन द लैंड भी तो कर रहा है जो 15 है। ये 13 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गोल्स 1988 की जो है उसको कर रहा है उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट पॉलिसी 2017। इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी है, और इंक्रीज फॉरेस्ट कवर भी है। इसके देखेंगे विजन, विजन क्या है और की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। विजन एंड की ऑब्जेक्टिव्स, तो डेवलप करना है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, सोशली इंक्लूसिव, इकोलॉजी सस्टेनेबल, सोशली इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिकली वायबल फॉरेस्ट गवर्नेंस इन यूपी। ये इसका एम है कि रेज करना है फॉरेस्ट एंड की ट्री कवर टू 20%। टारगेट क्या है? टारगेट इनका है 20%, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के 20% करना है। उस वाले में हमने डिटेल में देखा था, पिछले वाले वीडियो में जो बनाया था, फॉरेस्ट पॉलिसी पे एक वीडियो उसमें डिटेल में है। फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज करना है अपन को 20%। और डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है, या लैंड डिग्रेडेशन जो बुंदेलखंड और आगरा रीजन के पास है, रवाइंस में। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एम्पावर फॉरेस्ट रेंज कम्युनिटीज। फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करके 20% करना है, यहाँ से ये ड्रॉबैक वो है, हम टेक होम ले सकते हैं। और अभी ये स्नैप यूपी में फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है, आईएफएसआर 2019 का है, ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने उसमें उस वीडियो में देख रखा है कितना क्या फॉरेस्ट है जो चाहिए हमको। मेजर फीचर्स और स्ट्रेटजीज क्या है, एफॉरेस्टेशन करना है, अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन ड्राइव्स करनी है। तो वृक्ष महाकुंभ ओवर बी 22 5 करोड़ सैपलिंग प्लांटेड इन 2019, इतना याद रखेंगे। वृक्ष महाकुंभ। नर्सरी मॉडल इंक्लूड्स 8 से 12 फीट टॉल सैपलिंग्स, और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो फॉरेस्ट गवर्नेंस रिफॉर्म में क्या है कि एक डाइवर्जन मॉनिटरिंग है, कंजर्वेशन एक्ट जो है, अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में डाइवर्जन मॉनिटरिंग है, कैंपा है, हमने देखा है, उसमें देखा है। और रिजर्व फॉरेस्ट ये है, एम्पावर्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, इकोलॉजिकल जोनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। यूपी फॉरेस्ट क्लासिफाइड इंटू 28 टाइप, चैंपियन स्टेट ने 28 टाइप में क्लासिफाई किया है यूपी के फॉरेस्ट को। चैंपियन स्टेट ने 28 टाइप में किया है। डोमिनेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से हैं यूपी में? एक है ड्राई डेसिडुअस, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस, साल एंड टीक। ड्राई डेसिडुअस, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस, साल एंड टीक। और दुधवा नेशनल पार्क है, वन हार्न राइनो पाया जाता है वहाँ पे। और रैपिड असेसमेंट है, 241 प्लस प्लांट स्पीसीज हैं। कम्युनिटी और फ्रिंज विलेज सपोर्ट में है कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो 5.9 करोड़, और 51 लाख टन फॉलवुड, ठीक है ये सब चीज़ें। फायर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एडाप्शन की बात करी जाए, तो फायर मैनेजमेंट भी इसका फोकस है। इतना फायर प्रोन है, 0.92% जो फायर है, फॉरेस्ट है वो फायर प्रोन है, तो ये भी चैलेंज नहीं है। और इस चैलेंजेस में देखा जाए तो हाई एग्री प्रेशर फ्रॉम नियर फॉरेस्ट ये है, और ओनली 6.5% फॉरेस्ट कवर है वर्सेस नेशनल 21%। हाँ यूपी में ये है, हमने देखा था कि 6.15% है, टारगेट अपना है कि 20% ले जाना है।
इससे बढ़ा के अपन को 20% ले जाना है, टारगेट है। ये फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 का टारगेट है। और हाई फायर वेलनेरेबिलिटी पता नहीं कैसे बता रहे हैं। ये हमने देखा उसमें कर रखा है फॉरेस्ट वाला, तो इतना ही था इसमें। और एक टॉपिक अगर छूट गया था वो देख सकते हैं अपन, वो है इसमें उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ये है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 की है, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। तो लॉन्च हुआ 2024 में। दिस पॉलिसी एम्स टू इस्टेब्लिश उत्तर प्रदेश एज ए हब सेमीकंडक्टर, नेशनल सेमीकंडक्टर हब। हर एक चीज में वही है, कोई भी पॉलिसी है, एम्स टू इस्टेब्लिश उत्तर प्रदेश एज ए नेशनल सेमीकंडक्टर या हब, या सेमीकंडक्टर हब इन नॉर्थ इंडिया, ये दो चीजें रहती हैं। सेमीकंडक्टर हब इन नॉर्थ इंडिया या सेमी नेशनल सेमीकंडक्टर हब। इनेबलिंग क्या, इनेबलिंग इंडिया डिजिटल सॉवरेंटी मिशन बाय अट्रैक्टिंग चीप मैन्युफैक्चरिंग। देख लो, सीधा सीधा सेमीकंडक्टर पॉलिसी का है कि अट्रैक्ट करना है चीप मैन्युफैक्चरिंग को। डिस्प्ले फैब्रिकेशन, जो कि सैमसंग बनाती है नोएडा में, डिस्प्ले फैब्रिकेशन, ओसैट डिजाइन यूनिट्स, while leveraging the जेवर नोएडा टेक कॉरिडोर। जेवर नोएडा टेक कॉरिडोर, जेवर नोएडा टेक कॉरिडोर। चिप मैन्युफैक्चरिंग करना है, डिस्प्ले फैब्रिकेशन करना है, ओसैट और डिजाइन यूनिट्स करनी। तो हमने देख लिया चिप फैब्रिकेशन, डिस्प्ले यूनिट्स, ओसैट, डिजाइन यूनिट्स और जापान। ये लिवरेज करना है इनको जेवर नोएडा टेक कॉरिडोर। ये है कि फ्रॉम नोएडा टू नैनोमीटर्स उत्तर प्रदेश चिप्स इन। क्या बात है, फ्रॉम नोएडा टू नैनोमीटर्स उत्तर प्रदेश चिप्स इन। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्ड करना है एन इकोसिस्टम फॉर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड इंडस्ट्री। इकोसिस्टम बिल्ड करना है, मोस्ट ऑब्वियस सी बात है। और अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट वाया टारगेटेड सब्सिडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। सारी पॉलिसी में वही है इनका कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे और सब्सिडी देंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ भी वही इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, एक्चुअली मेन पर्पज है इन्वेस्टमेंट लाना इन सेमी कंडक्टर सेक्टर। उसके लिए प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रा प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं सब्सिडी। जैसे सब नोएडा में पूरा ग्रेटर जेवर ग्रेटर नोएडा में पूरा लैंड ही एक्वायर कर लिया है। वो उसको बना दिया है, एक ग्रिड बना दिया है वो सेमीकंडक्टर के लिए। तो इनको मेन पर्पज है कि सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना है, कंपनियों को बुलाना है आगे हमारा इन्वेस्ट करो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं। ये पॉलिसी का मेन एम है। ये इसी को बोलते हैं अपन की इकोसिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वन और वो सिंगल विंडो क्लियरेंस भी देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे, लैंड दे देंगे और सब्सिडी दे देंगे। और बाकी रोड रोड तो बना ही है, रोड बना देंगे, वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे। तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आने से क्या होगा कि आप बनाओ, चिप बनाओ, डिस्प्ले फैब्रिकेशन बनाओ, ओसाइट बनाओ, डिजाइन यूनिट्स बनाओ। और ये इसके लिए हम अभी ये J1 कॉरिडोर है, इसका आपको दे दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश इससे एक हब बन जाएगा सेमीकंडक्टर का इन नॉर्थ इंडिया। फैसिलिटेट करना है इंटीग्रेशन विथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसी की तरह उसी उसमें इंटीग्रेट करना चाहता है, उसी की लाइन उसमें फिट बैठना चाहता है यूपी थ्रू अपने ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ओसैट या ATMP फैब्रिकेशन यूनिट्स क्या है, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग सेमीकंडक्टर सर्विसेज।
ये हम देखें, अगर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये सेमीकंडक्टर फैब्स में क्या होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेम फैसिलिटेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं फॉर चिप्स। और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में है कि प्रोडक्शन साइट फॉर डिस्प्ले पैनल्स। और ओ साइट या एटीएमपी में होता है कि पैकेजिंग एंड टेस्टिंग सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग होता है यहाँ पे ओ साइट में। और सेमीकंडक्टर डिजाइन यूनिट्स में होता है चिप का डिजाइन किया जाता है। फैसिलिटी फॉर चिप डिजाइन एंड डेवलपमेंट R&D इंस्टीट्यूशन में होता है ये रिसर्च सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब अपन देखते हैं कि जनरेट करना, हाँ तो वो तो जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट इन ESDM एंड VLSI सेक्टर्स। VLSI होता है विजुअल, VLSI एंड ESDM, ये आप सर्च कर लीजिएगा ESDM VLSI क्या क्या है। अब अगर अगला आते हैं अपन इंसेंटिव आर्किटेक्चर। इंसेंटिव आर्किटेक्चर क्या है? कैपिटल सब्सिडी हमने देखा था, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी पूरी तो 100%, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो भी 100%। ये चार इंसेंटिव हमने देख लिया। इसके अलावा GST वगैरह में भी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने कि जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं, हमने देखे चार हैं। एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले यूनिट, ओसैट ओसैट यूनिट्स और ये डिजाइन यूनिट्स। तो सब में लगभग 20 से, अपन लिख सकते हैं 20 से 30% सब्सिडी दे रहे हैं। 20 से 30% सब्सिडी दे रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी 20 से 30%। ठीक है, ये फिट बैठ रहा है, सारा है आ गया, इसमें इंडिविजुअल याद करने की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर चाहे फैब हो गया, चाहे डिस्प्ले फैब हो गया, ओसाइट यूनिट्स हो गई या सेमी डिजाइन यूनिट्स हो गई, और R&D, सब में 20 से 30% के बीच में दे रहे हैं कैपिटल सब्सिडी। ऑल यूनिट्स एलिजिबल फॉर एडिशनल बेनिफिट्स अंडर यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022। एडिशनल बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो है ही है वो। इसका स्पेशल प्रोविजंस क्या है कि प्रायोरिटी जोन्स है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, सब एक साथ ही है। यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा, ये सब एक साथ ही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, ये ऐसे अगर यूपी के मैप पे देखा जाए तो ऐसे है। यहाँ पे हो गया अपना, ये हो गया गाजियाबाद, ये हो गया नोएडा, ये गौतमपुर नगर पूरा, नोएडा ग्रेटर नोएडा इधर से ही है। तो यमुना एक्सप्रेस वे ये ऐसे ही चलता है, दादरी से समथिंग शुरू होता है ऐसे। ये तो नोएडा ग्रेटर नोएडा पूरा यमुना एक्सप्रेस वे, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे बन रहा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे। और इसमें फिर वही है, सब में लिख देंगे अपन प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है सब कुछ बना बनाया है, आप अपना सिस्टम ले आइए, उसमें पावर ऑन कीजिए और काम करिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का बनाया है कि सीधा इन्वेस्टमेंट आएगा, वो लोग अपना प्लांट लगाएंगे, फैब्रिकेट करेंगे, कोई और इशू उनको कुछ और बनाना नहीं है, क्रिएट नहीं करना है। तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद प्रॉपर पावर, वाटर, क्लीन रूम्स, टेस्टिंग लैब, सब कुछ है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस बाय इन्वेस्ट यूपी या निवेश मित्रा, जो भी कह सकते हैं आप। इन्वेस्ट यूपी या निवेश मित्रा के थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस है, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एग्जाम्पशन है वही स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, हमने बोला था ना जी, SGST। तो तीन चीजें हैं, तो पांच छह चीजें कुल मिला जुला के हैं, सब में सारी पॉलिसीज में वही है। कैपिटल सब्सिडी, परसेंटेज अपन को नहीं लिखना है, याद है तो ठीक है। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं है, लेकिन हम वो भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, इसके अलावा SGST में भी इसका कंपोनेंट कुछ रिम्बर्स कर देते हैं। इतने सारे हैं। और दूसरा है कि लैंड लीज पे देते हैं, वो इजी बहुत, 1 रुपये PSUs के और 15,000 लगभग प्राइवेट लोगों को। ये सब पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं, ये सारी स्कीम्स में है, सारी पॉलिसीज में है लगभग। डिजाइन, तो हाँ, इसके जो हमने मेन वो याद रखने, कंपोनेंट याद रखने हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी के, उसमें तो एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन करेंगे, डिस्प्ले बनाएंगे, ओशेड बनाएंगे, और ये डिजाइन करेंगे यूनिट्स को, सेमीकंडक्टर डिजाइन यूनिट्स। तो चार चीजें हैं, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन करना है, तो सेमीकंडक्टर डिजाइन करना है, डिस्प्ले फैब्रिकेशन करना है, और ओसैप यूनिट्स बनानी है, ओसैट यूनिट्स बनानी है। ओसैट का फंक्शन हमने देखा था, मेनली ये टेस्टिंग वगैरह में होता है, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग। अब अपन आते हैं फॉरेन, ये डिजाइन और R&D फोकस जो है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव अलाइंड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम।
तो ये डिजाइन लिंक इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराएंगे। जो ये डिजाइन है तीसरा वाला, इसलिए इसमें 30% दिया जा रहा है। डिजाइन और R&D में दोनों में 30% दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो डिजाइन और R&D में 30% दिया जा रहा है। तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव हो गया है। VLSI विजुअल ये कुछ होता है, VLSI ट्रेनिंग पार्टनरशिप विद एकेडमिक्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सच एज IIT वगैरह जो भी हैं सारे। VLSI ट्रेनिंग पार्टनरशिप देख ही लेते हैं, VLSI क्या है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI डिजाइन में क्या होता है, इसको यही नाम है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। डिजाइन का ही पार्ट है ये। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट वगैरह बनता है, वैसी चिप वगैरह का ही पार्ट है ये। तो VLSI ट्रेनिंग देंगे विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, चिप डिजाइन इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। हमने देखा सब में स्किल डेवलपमेंट एक पार्ट है सारी पॉलिसीज का, इसमें भी है। सारी पॉलिसीज में स्किल डेवलपमेंट एक पार्ट है, तो इसमें भी है कि हम VLSI ट्रेनिंग देंगे, चिप मैन्युफैक्चर, चिप डिजाइन इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे स्टार्टअप वगैरह चल सकें। तो ये सारी चीज़ें सब में हैं। इसका इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कितना हुआ है, 50,000 करोड़ इन्होंने स्टार्टअप उसमें मोबिलाइज कर लिए हैं इस पॉलिसी के थ्रू। जो 22 में ये पॉलिसी कब आई थी, 24 में आई है अभी। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इन्होंने 50,000 करोड़ थ्रू मोबिलाइज कर लिए हैं इन्वेस्टमेंट। जॉब क्रिएशन जो 25,000 का वो है एक्सपेक्टेशन। डिजाइन स्टार्टअप इंक्यूबेशन 100+ हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या देखा जाए, चैलेंजेस क्या है कि हाई पावर रिक्वायरमेंट होगी और वाटर डिपेंडेंसी होगी, और ग्लोबल सप्लाई चेन वोलेटिलिटी लिंक होगा क्योंकि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस होता है। और लैंड पूलिंग फार्मर दे नहीं रहे हैं, वो इशू है। और डिजाइन IP प्रोटेक्शन इंडिया में पुअर है। चिप R&D इकोसिस्टम स्टिल इमर्जिंग। इसका फायदा तो बहुत सारा है, वो देखना नहीं है। यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 जो है, स्टेट एज इंडिया चिप मेकिंग चैलेंजर। स्टेट पोजीशन करती है स्टेट को एज इंडिया चिप मेकिंग चैलेंजर, वाह। और ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड इंसेंटिव्स। यूपी चिप्सिन बनेगा भारत का सिलिकॉन कॉरिडोर। यूपी चिप्सिन, ये लाइन है अच्छी है, यूपी चिप्सिन। एक ऊपर थी, ये है कि फ्रॉम नोएडा टू नैनोमीटर्स उत्तर प्रदेश चिप्सिन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें ये है कि मेनली इनका फोकस है कि हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पे, फैब्रिकेशन को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिजाइन पे, डिजाइन में सब्सिडी ज़्यादा देते हैं, 30% देते हैं, इसमें 20% देते हैं। तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हो गया, मतलब आप बना रहे हो, डिजाइन मतलब आप उसको बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो कैसे बनेगी उसकी। मेनली ये R&D वर्क है, डिजाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फैब्रिकेशन पे देंगे, डिजाइन पे देंगे, इसके अलावा हम डिस्प्ले फैब्रिकेशन पे भी देंगे। और आपको ओ साइड पे भी देंगे। ओ साइड में मेनली होता है आप टेस्टिंग वगैरह करते हो। तो चार चार कंपोनेंट हमने देख लिए, वो होंगे, याद रखना है। और ये इस पॉलिसी की तरह यूपी फिट इन होना चाहता है इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मिशन है। और वही हमने देखा, 20 से 30% कैपिटल सब्सिडी देंगे, वो ज़्यादा देंगे वो अगर आप डिजाइन यूनिट्स बनाओगे। और R&D करोगे तो 30% देंगे, नहीं तो 20 से 30% है। और ये लिखा है कि एडिशनल बेनिफिट यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी मिलेगा। और इसके जो फोकस एरिया वही है केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये पूरा यमुना एक्सप्रेस वे, ये एरिया है इसका फोकस एरिया। और इसमें क्या क्या देंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल हो गया, हमने देख लिया, कैपिटल सब्सिडी हो गई, इंटरेस्ट सब्सिडी हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई, GST हो गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो ये इन्वेस्ट यूपी या निवेश मित्रा, और प्ले एंड प्लग मॉडल होगा। और ये डिजाइन लिंक इंसेंटिव की जो हमने बात करी कि डिजाइन वाली चीज़ों पर ज़्यादा देंगे। और ट्रेनिंग स्किलिंग सब में होता है, स्किलिंग ये करेंगे VLSI स्किलिंग, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है VLSI का मतलब। उसमें क्या हो कि आपको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट हमेशा फोकस है उस पर, अलग से इंसेंटिव है। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं, खत्म होता है।